हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इतना कहकर आलोक क्लैप करता है, जिसके साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। आलोक उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, इतना मारो इसे कि इसकी जुबान भी चलने के लायक ना रहे। आलोक की बात पर वो लोग विकल्प के पास आकर उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, गन शॉट की आवाज़ आती है। सभी लोग उसी तरफ देखते हैं। उन लोगों में से एक की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। आलोक पीछे की तरफ देखता है, जहां पर वर्षा अपने हाथ में गन लिए खड़ी हुई थी। आलोक वर्षा को घूरते हुए बोला, ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी। वर्षा अपने एटीट्यूड में अंदर आते हुए थोड़ा सोच कर बोली, सॉरी, मैं जरा रास्ता भटक गई थी। वेयर हाउस काफ़ी बड़ा है ना, फिर देखा कुछ कुत्ते इंसान को नोचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उसे बचाने चली आई। आलोक अपनी गन निकालकर वर्षा की तरफ तानते हुए बोला, मुझे तो तुम्हारी नीयत पर पहले ही शक हो गया था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। वर्षा आलोक के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ। आलोक वर्षा पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाने लगता है कि वर्षा आलोक के हाथ पर लात मार उसके सीने पर लात मारते हुए लोगों से भीड़ जाती है। विकल्प फटी आंखों से वर्षा को लड़ता हुआ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पतली दुबली से दिखने वाली लड़की सब लोगों पर भारी कैसे पड़ रही थी। आलोक वर्षा से बचते हुए अपनी गन को इधर उधर देखते हुए गन उठाकर वर्षा पर शूट कर देता है, जिस कारण वर्षा के बाँह को गोली छूकर गुजर जाती है। वर्षा पर के जूते से छुपा हुआ एक छोटा सा चाकू निकालकर आलोक की तरफ फेंकती है, जो सीधा आलोक के हाथ पर जाकर लगती है, जिस कारण उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। तभी एक आदमी भागते हुए अंदर जाकर आलोक से बोला, मृत्युंजय सारंग आ गया, हमें यहाँ से जाना होगा। आलोक वर्षा को गुस्से में घूरते हुए बोला, सारंग से पहले तेरी मौत पक्की है, अभी तो जा रहा हूँ। इतना कहकर आलोक अपने लोगों के साथ पिछले दरवाजे से निकल जाता है। वर्षा बिना किसी भाव के उसे जाता हुआ देखने के बाद विकल्प के पास आकर उसके हाथ पैर खोल देती है, फिर उसके हाथ को खोलने लगती है, जिस पर विकल्प उसके हाथ से निकल रहे खून को देखते हुए कहता है, खून निकल रहा है। जिस पर वर्षा बिना विकल्प को देखे उसके हाथ को खोलते हुए रिलैक्स टोन में बोली, यू डोंट नीड टू वरी स्वीटी, छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। विकल्प वर्षा के झुकी पलकों और उसके गुलाबी होठों के साथ उसकी परफेक्ट जो लाइन को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझे बचाना था तो तुमने उसकी मदद क्यों की। वर्षा विकल्प की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता नहीं था जिस लड़के को मारने के लिए लाया गया है वो इतना सेक्सी है। वेल, द कन्वर्सेशन इज ओवर, योर फैमिली हैज अराइव्ड। विकल्प वर्षा को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, पुलिस के हवाले करूंगा। तुम्हारे कारण मुझे थप्पड़ पड़ा ना। वर्षा विकल्प के हाथ को पकड़कर मोड़ देती है और उसके पीठ पर अपने घुटने से मारकर उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, बच्चे, उंगली पकड़ने को दे तो हाथ नहीं पकड़ता चाहिए। चलो जाओ, तुम्हारे घर वाले आ गए। इतना कहकर वर्षा वहां से आगे की तरफ बढ़ जाती है। विकल्प जाते हुए वर्षा को बस घूरता रह जाता है। तभी पीछे से मृत्युंजय की आवाज आती है, तुम यहाँ पर खड़े किसे देख रहे हो। मृत्युंजय की आवाज पर विकल्प वर्षा को डिसमिस कर दौड़कर मृत्युंजय को कसकर गले लगा रोते हुए बोला, इतनी देर से कोई आता है क्या, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे, मैं कितना डर गया था। बात तो उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, बंद कर, रोना बंद कर। विकल्प मृत्युंजय से दूर होकर अमृत पर चिपकते हुए बोला, आपको पता है मैं कितना डर गया था। डेविड इधर उधर का मुआयना लेते हुए बोला, तुम्हें किसने बचाया। जिस पर विकल्प डेविड की तरफ देखते हुए बोला, एक लड़की थी, उसने ही मुझे किडनैप करवाया और उसने मुझे बचाया, पता नहीं क्यों ऐसा किया उसने।
विकल्प की बात पर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़कर बोला, चलो, ऑलरेडी रात काफ़ी हो गई है, सभी बहुत परेशान हैं। कशिश मृत्युंजय के रिएक्शन पर बोला, क्या तुम उन लोगों के बारे में पता नहीं लगाना चाहते? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन लोगों के बारे में पता लगाने की ज़रूरत है? मुझे अच्छे से पता है इन सब के पीछे आलोक का हाथ है। मृत्युंजय ने विकल्प को लेकर चलते हुए कहा। विकल्प मृत्युंजय की बात पर उसके साथ चलते हुए बोला, बिल्कुल सही, उसका ही हाथ है और वो मुझे कितने जोर से थप्पड़ मारा। ये कहते हुए कि विकल्प अपने गाल पर हाथ रख लेता है, लेकिन कशिश वहाँ पर पड़ी लाश को देखते हुए बोला, इसका मतलब वो लड़की काफ़ी खतरनाक थी जिसने इस आदमी को मार डाला। विकल्प अपनी मुंडी हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, बहुत खतरनाक थी और बहुत मारा सब लोगों को। डेविड विकल्प के साथ साथ चलते हुए बोला, कितने उम्र के थे? विकल्प डेविड को घूरते हुए बोला, क्यों, उम्र जानकर शादी करनी है क्या? डेविड अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं किडनैपर से दिल लगी तो नहीं हो गई ना? डेविड की बात पर विकल्प हड़बड़ा कर बोला, बिल्कुल नहीं, उसकी उम्र 24-25 साल की थी। मृत्युंजय और सभी लोग वेयर हाउस से बाहर आ जाते हैं। मृत्युंजय डेविड की तरफ देखते हुए कहता है, इस जगह की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। मृत्युंजय की बात पर डेविड अपना सिर हिला देता है और सभी सारंग विला के लिए निकल जाते हैं। सुबह के 4 बजे था जब वो लोग विकल्प को लेकर आते हैं। तब तक अदिति सो चुकी थी, लेकिन विप्लो अभी भी जाग रहा था और बाकी घर वाले भी जाग रहे थे। विप्लो की नज़र जैसे ही विकल्प पर जाती है, वो दौड़ते हुए विकल्प के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, आप कहाँ चले गए थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किसके साथ क्लब जाता? विकल्प विप्लो के दोनों पैरों को अपने कमर पर लपेट उसे कमर से संभालते हुए बोला, मेरा प्यारा भाई, तुझे सच में बहुत फिक्र है मेरी। चल नींद आ रही है मुझे, सो जाते हैं हम दोनों। इतना कहकर विकल्प बिना किसी से बात करे सीधा विप्लो को अपने गोद में उठाए कमरे की तरफ चला जाता है। रिया उन दोनों को जाता हुआ देख हैरानी से बोली, हम सभी यहाँ पर रात भर चमगादड़ की तरह जाग कर उस इडियट का वेट कर रहे हैं और वो अपने भाई को लेकर कमरे की तरफ जा रहा है। उसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। इतना कहकर रिया भी उन दोनों के पीछे चली जाती है। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, जाकर सभी आराम कर लीजिए, विकल्प बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय की बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं करता और सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इधर कशिश जब कमरे में पहुंचता है तब मीरा उसके पीछे आते हुए दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, वहाँ पर कुछ हुआ था क्या? कशिश अपने पैंट का बेल्ट निकालते हुए बोला, नहीं तो कुछ नहीं हुआ था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो विकल्प ऑलरेडी सही सलामत खड़ा हुआ था। मीरा गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, भाई को कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत डर गई थी। कशिश बेल्ट सोफे की तरफ फेंक कर मीरा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, चलो, तुम्हारा सारा डर खत्म कर देता हूँ। मीरा हैरानी से कशिश की तरफ देख उसके सीने पर हाथ रख कर बोली, ये क्या कर रहे हो आप? कशिश मीरा को अपने और नज़दीक लाते हुए बोला, अपनी बीवी से प्यार करना चाहता हूँ, इसमें कोई गलती है क्या? ये कहते हुए कशिश मीरा के कंधे पर चूम लेता है। मीरा हल्का सा सिहरते हुए बोली, आप ऐसा? कशिश मीरा की बात को बीच में काट कर उसे बिस्तर की तरफ पुश कर देता है और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए मीरा की तरफ बढ़ जाता है। इधर ऋतिक फार्म हाउस में सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ अंधेरा था और ऋतिक बिल्कुल उल्लू की तरह जाग रहा था। सारे खिड़की और दरवाजे बंद होने के कारण पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। तभी उसके कमरे में लगा इलेक्ट्रिक
अलार्म बजने लगता है। ऋतिक अलार्म को उठाकर पटक देता है और कमरे से निकलकर जिम की तरफ बढ़ जाता है। ऋतिक करीब 5 बजे अपने एक्सरसाइज को पूरा करके बाहर निकलता है। उसका पूरा स्वीट से भरा हुआ था। ऋतिक सीधा अपने कमरे में जाकर शावर लेने के बाद ब्लैक शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहनकर नीचे आता है तो सेल्वन उसके सामने आकर रिस्पेक्टफुल कहता है, बॉस डैट राइडर। सेल्वन की बात को पूरा होने से पहले ही ऋतिक उसी के तरफ देखते हुए बोला, वेयर इज ही। सेल्वन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, उसे ले आओ। सेल्वन की बात पर बॉडीगार्ड्स एक शख्स को पकड़कर अंदर लेकर आता है जिसने ब्लैक लेदर जैकेट और नीचे हॉट पैंट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, लेकिन उसके सिर पर काला कपड़ा रखा गया था। ऋतिक काले कपड़े को देखते हुए चीढ़कर सेल्वन से बोला, क्या तुम चाहते हो मैं इसकी मुंह दिखाई करूं? क्या यह तुम्हें मेरी बीवी नजर आ रही है? ऋतिक को इरिटेट होता हुआ देखकर सेल्वन जल्दी से बोला, सॉरी बॉस, इसे बस उठा कर ले आया है हम लोग। सेल्वन की बात पर ऋतिक सोफे पर बैठा अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बोला, क्या हीरे मोती लगे हैं इसके शकल में? सेल्वन ऋतिक के बात पर बोला, मैं अभी खोल देता हूँ। इतना कहकर सेल्वन उस राइडर के सिर से काले कपड़े को हटा देता है। सेल्वन और सारे बॉडीगार्ड्स थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि जिन्हें वो लड़का समझ रहे थे एक्चुअल में एक लड़की थी और उसके मुंह में टेप लगे होने के कारण वो बुरी तरीके से सब लोगों को घूरे जा रही थी। ऋतिक सामने बैठे लड़के को देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बाइक राइडर और साथ में लड़की, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है। ऋतिक की बात पर वो लड़की बुरी तरीके से घूरते हुए अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है ताकि टेप उसके मुंह से निकल जाए। ऋतिक उसके एफर्ट्स को देखते हुए सोफे से खड़ा हो सीधा उसके लड़की के पास जाकर पंजों के बल बैठ उसके मुंह से टेप खींचकर निकाल देता है। वो लड़की गहरी सांस लेने के बाद ऋतिक को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? ऋतिक थोड़े उखड़े शब्द में बोला, लड़कियां इतना शोर क्यों करती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऋतिक की बात पर वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, गुंडे बदमाश कहीं के, एक तो मुझे ज़बरदस्ती किडनैप करवाया और तुम मुझ पर चिल्ला भी रही हो। चिल्ला भी नहीं सकती, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? बता दो कौन हो तुम? ऋतिक ने उसके गुस्से में लाल पड़ चुके होठ और नाक को देखते हुए पूछा। वो लड़की अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरा भाई आर्मी में है और मेरे अप्पा कमिश्नर है। तुम्हें मेरे सामने नाक रगड़ने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम प्रकृति शास्त्री नहीं। प्रकृति के बात पर ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, धमकी काफ़ी अच्छी है लेकिन उसके सामने देना जिसे डर हो, और अभी तो तुम मेरी गिरफ्त में हो। प्रकृति गुस्से में चिल्लाकर बोली, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है बताओ मुझे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।